हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित। मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट केरला। आज छोटी छोटी डायनेस्टीज को खत्म कर देंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले केरला से शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं केरला कहाँ पे है? मालाबार कोस्ट पे आया हुआ है। इन द 15th सेंचुरी द मालाबार कोस्ट वाज डोमिनेटेड बाय द जयमोरिन। यहाँ पे कौन डोमिनेट करता था? जयमोरिन ऑफ कैलिकट। यहाँ पे राजा कौन थे? मानविक्रमा, जिसको जयमोरिन बोलते थे, सुमित्री बोलते थे, सुमित्री। who controlled flourishing maritime trade by the 18th century with a range of fragmented into the major four states। बाद में टूट जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है चार मेजर स्टेट में। कौन कौन? कैलिकट, चिराकल, कोचिन और त्रवणकोर। क्या क्या स्टूडेंट? कैलिकट, चिराकल, कोचिन एंड त्रवणकोर। यहाँ पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट होता है। कोचिन वाज द फर्स्ट कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज। आपने पढ़ा ही था, कोचिन को सबसे पहले कैप्चर किसने किया था? पोर्तुगीज ने। लेटर टेकन ओवर बाय द डच इन 1663 में। कौन ले लेता है? डच ले लेते हैं। डच इन्फ्लुएंस रिमेन स्ट्रॉन्ग अंटिल द राइज ऑफ ट्रेवनकोर। जब तक ट्रेवनकोर का राइज होता है तब तक इनका इन्फ्लुएंस रिमेन रहता है वहां पे। अब यहाँ पे देखो, ट्रेवनकोर का राइज होता है। उनके राजा कौन होते हैं? मार्तंड वर्मन। वर्मन, मार्तंड वर्मन 1729 से 1758 तक रहते हैं ये ट्रेवनकोर को एक पावरफुल स्टेट बना देते हैं स्टूडेंट। क्या बना देते हैं? पावरफुल स्टेट। ये डच को हराते हैं बैटल ऑफ कोलेचल में 1741 में, जो पहली मेजर एशियन विक्ट्री होती है यूरोपियन पावर के ऊपर। कौन हराता है? मार्टिन वर्मा। किसको? डच को, बैटल ऑफ कोलचल में। अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंड किंगडम फ्रॉम द कन्याकुमारी टू कोचिन तक फैला देते हैं। और यहाँ पे कैपिटल एस्टेब्लिश करते हैं पद्मापुरम में। बाद में ये तिरुवनंतपुरम में ले जाते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे सेंटर ऑफ लर्निंग आर्ट था। टेम्पल कल्चर भी, मतलब काफी अच्छे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कभी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना आप उन्हें। फिर आपने देखा था कॉन्फ्लिक्ट होता है मैसूर के साथ। फेस्ट इन्वेजन एंड प्रेशर फ्रॉम हैदर अली एंड टीपू सुल्तान के साथ कंटिन्यू लड़ाई होती है। ब्रिटिश का सपोर्ट लेते हैं और बाद में सब्सिडरी अलायंस में आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट हो जाते हैं ट्रेवनकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के। सब्सिडरी अलायंस साइन कर देते हैं लोग। आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रेवनकोर एडेड टू इंडियन यूनियन में आ जाते हैं 1947 विद ए सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। जो किसने प्ले किया था? सीपी रामास्वामी अय्यर। आपने नाम भी सुना होगा इनका। तो इंटीग्रेट हो जाते हैं इंडिया के साथ। तो ये कहानी थी छोटी सी केरला की स्टूडेंट, काफी छोटी सी स्टोरी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे अफगानिस्तान की कहानी। सॉरी स्टूडेंट, अफगानिस्तान तो पढ़ चुके हैं। अफगान, फरुखाबाद और रोहिलखंड की कहानी पढ़ेंगे अपन, अफगान की कहानी। चलिए, पहले मैं फरुखाबाद के बारे में बता देता हूँ। द अफगान प्रिंसिपलिटी ऑफ फरुखाबाद इमर्ज इन द अर्ली 18th सेंचुरी में निकल के आया था फरुखाबाद। इसके कौन हुआ करते थे लीडर? मोहम्मद खान बंगश। कौन था? मोहम्मद खान बंगश। अफगान एडवेंचर थे जो बाद में यहीं पे गैंगेटिक प्लेन में रहना स्टार्ट कर देते हैं। राइज अंडर मोहम्मद खान बंगश, फाउंडेड बाय द मोहम्मद खान बंगश, पावरफुल अफगान मिलिट्री लीडर हुआ करते थे। प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ फरुखसियार और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे इन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया था। बंगश बिकॉम एन इंपोर्टेंट मुगल नोबल भी थे ये। एक्सटेंड कंट्रोल ऑफ फरुखाबाद एंड एडजॉइनिंग रीजन, जितने भी आसपास के रीजन थे फरुखाबाद के, उस पर रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं लेटर मुगल तो काफी कमजोर थे, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला, फारूक सियार, मोहम्मद खान बंगश। फिर ये सबऑर्डिनेट्स किसके हुआ करते थे? अवध के। By 1774 फरुखाबाद कम अंडर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध। सुजाउद्दौला कौन था? नवाब था अवध का। उसके अंडर आ जाते हैं। अफगान पावर डिक्लाइन होती है यहाँ से ड्यू टू इंटरनल वीकनेस एंड राइजिंग अवर डोमिनेंस बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ब्रिटिश भी इंटरवेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेयर हेस्टिंग इंटरवीन एंड टुक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ मीनिंगफुल अफगान ऑटोनॉमी इन द रीजन एंड इनकॉर्पोरेटेड फरुखाबाद इनटू द एक्सपेंडिंग ब्रिटिश। पूरा किसके अंडर आ जाता है फरुखाबाद? अब बताइए स्टूडेंट, ब्रिटिश के अंडर आ जाता है। अब यहाँ से कहानी देखते हैं रोहिलखंड की। यहाँ से स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन करूंगा तो आप देख लेना, इतना वो नहीं है, बस एक बार ओवरव्यू ले लो आप इनका, हो जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन इजीली। रोहिलखंड, अली मोहम्मद खान एंड अफगान सोल्जर फाउंडेड रोहिलखंड। कौन बनाता है? अली मोहम्मद खान बनाते हैं, जो अफगान सोल्जर थे रोहिलखंड को। इंडिपेंडेंट आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन के बाद इसको इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। कैपिटल फर्स्ट एट ओलन, बाद में शिफ्ट करते हैं रामपुर के अंदर इसका कैपिटल। रॉयल्स एंड अफगान इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द 1750 द अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया। 1700 अहमद शाह अब्दाली इंडिया पे इन्वेड करता है। अब्दाली रिकॉग्नाइज आलमगीर सेकंड एज द मुगल एम्पायर। आलमगीर सेकंड को राजा बना देता है और नाजिब उद्दौला जो रॉयल था चीफ थे उसको मीर बख्शी बना देता है मुगल एम्पायर में। रॉयल्स एंड मंगस अफगान सपोर्टेड अब्दाली को सपोर्ट किया था इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में जब हुई थी। रॉयल्स ने भी किया था और मंगस ने भी किया था, मतलब
फरुखाबाद ने भी सपोर्ट किया था। अब रोहिलखंड देखिए स्टूडेंट, इम्पैक्ट ऑन मुगल डिक्लाइन। द रोहिलास caused सीवियर इनस्टेबिलिटी इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 1760 में इनस्टेबिलिटी हो रही थी। राइज ऑफ वीकेंड मुगल अथॉरिटी, एम्पायर शाह आलम वाज फोर्स टू लीव दिल्ली। इनके कारण है ना, जो शाह आलम सेकंड था उसको दिल्ली छोड़ के भी भागना पड़ा था। और कहाँ गया था स्टूडेंट, वो अवध के पास चला गया था। तो ब्रिटिश एंड अवर इंटरवेन करते हैं 1774 में। वेरन हेस्टिंग डिसाइड करते हैं कि रोहिला पावर को खत्म करने का। फॉर जॉइंटली बाय द नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी मिलके खत्म करती है रोहिला को। रोहिला आल्सो फेस मराठा अटैक से भी सहरे थे वो, और बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। रोहिलखंड लास्ट ऑटोनॉमी प्रोटेक्टरेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लेटर एस्टेब्लिश्ड। रामपुर में वो आखिरी में रह जाते हैं। रामपुर कहाँ पे, यूपी में। एंडिंग इंडिपेंडेंट रोहिला रूल, यहाँ से इंडिपेंडेंट रोहिला रूल खत्म होता है स्टूडेंट। तो छोटी सी कहानी थी रोहिलखंड की, तो आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद स्टूडेंट। क्या पढ़ेंगे, हैदराबाद। तो चलिए स्टूडेंट हैदराबाद स्टार्ट करते हैं। छोटी सी कहानी है हैदराबाद की भी, जल्दी से खत्म कर देंगे। तो इन्होंने फाउंडर कौन था, कमरुद्दीन सिद्दीकी, एक तुरानी नोबल था। उन्होंने फाउंड किया था, मतलब हैदराबाद पे रूल करना स्टार्ट किया था। उन्होंने चीन कुलीज खान भी बोलते थे इनको औरंगजेब के टाइम पे। बाद में निजाम उल मुल्क आ गए फर्रुखसियार के टाइम पे, उनको टाइटल असफ जाह का भी मिला। कौन रूल कर रहा था, निजाम उल मुल्क। टाइटल असफ जाह का किसने दिया था, फर्रुखसियार ने। फ्रॉम मोहम्मद शाह, सॉरी, टाइटल इनको दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने, सॉरी स्टूडेंट। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नोबल एट द मुगल कोर्ट में, सबसे मोस्ट पावरफुल नोबल थे ये। 1713 फारूक सियार अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ अवध का गवर्नर बना देते हैं। लेटर सूबेदार ऑफ डेक्कन बना देते हैं। अब इनका रोल क्या था, 1720 में इनको फारूक सियार ने बुलाया था सैयद ब्रदर्स को हटाने के लिए, लेकिन ये फेल हो गए थे इनिशियली। लेटर 1720 में रंगीला की रंगीला की हेल्प करी थी इन्होंने और सैयद ब्रदर्स को हटा दिया था। बुलाया फारूक सियार ने था, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पाए थे, लेकिन रंगीला की मदद करके सैयद ब्रदर्स को हटा दिया था। 1722 बिकम वजीर बट फैक्शनलिज्म विद अदर नोबल वीकेंड द अथॉरिटी। इनको वजीर बना दिया गया, लेकिन अंदर ही लड़ाई लड़ाई चल रही थी लोगों के बीच में आपस में। फिर ये 1744 में असफ जाह मुगल कोर्ट से चले जाते हैं और खुद का ऑटोनोमस स्टेट बनाते हैं हैदराबाद का। लोकल गवर्नर कौन हुआ करता था उस टाइम पे, मुबारिज खान रिबेल करता है, तो बैटल ऑफ सक्करखेड़ा होती है, लेकिन कौन जीतता है, असफ जाह जीत जाते हैं बैटल ऑफ सक्करखेड़ा को। ऑल दो स्टिल अंडर मुगल सुजेनिटी के अंडर ही थे, बिकम एक्चुअल रूलर नहीं थे विद द एम्पेयर मल्ली रेटिफाइड डिसीजन। लेकिन फिर भी खुद के डिसीजन चला पाते थे, क्योंकि मैंने बताया था जो लेटर मुगल थे वो इतने पावरफुल नहीं थे स्टूडेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी कैसी थी, बहुत स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड सोल्जर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया के सोल्जर्स थे अपॉइंटेड। मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर भी दी हुई थी। फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम मराठा, मराठा को कंटिन्यूस रेजिस्टेंट करते थे, उनके ऊपर लड़ाई चलती रहती थी। आपने पढ़ाई था, मैंने मराठाओं की वॉर पढ़ाई थी। 1739 असिस्टेड मोहम्मद शाह रंगीला अगेंस्ट नादिर शाह। नादिर शाह ने अटैक किया था, तो मोहम्मद शाह की मदद भी करी थी इन्होंने, मोहम्मद शाह रंगीला की, बैटल ऑफ करनाल में। इसमें बैटल ऑफ करनाल में, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ स्टूडेंट, बैटल ऑफ करनाल। किसने मदद करी थी मोहम्मद शाह रंगीला की नादिर शाह के खिलाफ, बताइए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट। तो असफ जाह ने मदद करी थी। चलिए स्टूडेंट आगे। आफ्टर असफ जाह की डेथ हो जाती है 1748 में, तो दो थी वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन नासिर जंग बेटा था और मुजफ्फर जंग ग्रैंडसन था। तो फ्रेंच किसको सपोर्ट करते हैं, मुजफ्फर जंग को, जो लीड बस थी। ये ऑलरेडी मैंने आपको उसमें बता दिया, कार्नेटिक वॉर्स के अंदर ये सारी डिटेलिंग पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ स्टूडेंट अभी आपको। हैदराबाद एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर द सेकंड कार्नेटिक वॉर, बता चुका हूं मैं आपको। 1760 द न्यू निजाम सलाबत जंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के कारण राजा बनता है वहां का। नॉर्थन सरकार देनी पड़ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1798 में सब्सिडी अलायंस साइन कर देता है हैदराबाद, और की ब्रिटिश अलाई बन जाता है, और सपोर्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी सप्रेसिंग रीजनल रिवॉल्ट्स को भी खत्म करने में मदद करता है हैदराबाद, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 1740 में हैदराबाद सत्याग्रह करता है। तेलंगाना मूवमेंट 1946 में देखने को मिलता है। 1948 में हैदराबाद को मर्ज कर लिया जाता है इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑपरेशन पोलो के थ्रू। किसने किया था ऑपरेशन पोलो स्टूडेंट, मुझे कमेंट्स में बताइए, ऑपरेशन पोलो किसने किया था। तो होप्स आपको हैदराबाद की कहानी समझ में आई होगी स्टूडेंट। अब लास्ट कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध, ये लास्ट है, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा कॉन्क्वेस्ट वाला पार्ट। तो अवध, अवध स्टूडेंट्स। तो देखिए नेचर ऑफ अवध कैसा था।
इकोनॉमिक स्टेट रिलाइड हेवीली ऑन लोकल। तो यहाँ पे भी जैसे हमने बताया था बंगाल में लोकल बैंक करते थे जगत सेठ जैसे, तो यहाँ पे भी लोकल बैंकर्स हुआ करते थे, महाजन मनी लेंडर, जो मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चलाते थे अवध का। यहाँ पे इजारा सिस्टम भी हुआ करता था, इजारा सिस्टम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट। तो जागीरदार कंट्रोल अकाउंट वर ऑडिटेड टू प्रिवेंट रेवेन्यू फ्रॉड, जो जागीरदार थे ना उनके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता था जिससे कि रेवेन्यू फ्रॉड ना हो सके। रेवेन्यू ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर रीअसिस्ट बाय नवाब अपॉइंटेड, जो नवाब ने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था वो रीअसिस्ट करता था रेवेन्यूज को, जिससे कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अच्छा हो सके। सीज राजपूत जमींदारी और फटेल अफगान रोहिला ले टू स्टैंडर्ड सेंटर, उन्होंने राजपूत जमींदारी भी सीज कर ली थी, अफगान पे रोहिला पे भी इन्होंने कंट्रोल किया था, लास्ट ऑलरेडी टॉपिक में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब देखो अवध में कौन फाउंडिंग फेज में कौन था, तो यहाँ का राजा हुआ करता था बुरहान उल मुल्क सादत खान। कौन हुआ करता था? बुरहान उल मुल्क सादत खान, एक सीआर था, अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध इन 1722 में सूबेदार बना था अवध का। अवध वाज वन ऑफ द रिचेस्ट मुगल प्रोविंस, मतलब सबसे अमीर में से एक हुआ करता था मुगल प्रोविंस में से। कमांडिंग द फर्टाइल गंगा, क्योंकि गंगा प्लेन्स था, यहाँ पे खेतीबाड़ी अच्छी होती थी और ट्रेड रूट भी अच्छे थे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया और बंगाल के लिए। कंट्रोल लोकल चिप्स एंड एफिशिएंट कलेक्टेड रेवेन्यू अर्न्ड बाय द टाइटल बुरहानुल मुल्क। बुरहानुल मुल्क टाइटल दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा, किसको दिया गया था? सादत खान को स्टूडेंट्स। हेल्थ सूबेदारी दीवानी एंड फौजदारी फुल कंट्रोल था, पॉलिटिक फाइनेंशियल मिलिट्री अफेयर अपने अवध के ऊपर इनका। देखिए स्टूडेंट, रिड्यूस मुगल इंटरफेरेंस बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ इंपीरियल जागीरदारी, जागीर फील्ड पोस्ट विद ओन लोकल ऑफिसर्स। अब धीरे धीरे उन्होंने अपना कंट्रोल उनका खत्म किया और खुद की ऑफिसर्स को स्टार्ट कर दिया डालना, मतलब पहले तो किसके कंट्रोल में थे? मुगल्स के, अब धीरे धीरे आउट हो रहे थे मुगल से। अवध को कंसोलिडेट किया और उन्होंने कोरा, बनारस, चुनार, जौनपुर, गाजीपुर को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जगह थी वहां के आसपास की। डिक्लाइन एंड डेथ 1739 में क्या करता है, जब दिल्ली में नादिर शाह इन्वेट करता है तो अवध का जो राजा उसकी मदद करता है। अवध का राजा मुगल के खिलाफ किसकी मदद करता है? नादिर शाह की। तो कोर्ट पॉलिटिक्स से नादिर शाह को बुला लिया जाता है। नादिर शाह किसको बुलाता है? नादिर शाह बुला लेता है इसको, दुरानी को, दुरानी बोल रहा हूँ स्टूडेंट में, सादत खान को, सादत खान को बुला लेता है। अब देखो पूरी कहानी देखिए हुई क्या थी। ये नादिर शाह ने इन्वेस्ट किया 1789 में और इसने मदद करी किसकी? मुगल्स की। मुगल्स की मदद किसने करी? सादत खान ने। सादत खान ने मुगल्स की मदद करी स्टूडेंट। और मुगल्स की मदद करने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे नादिर शाह बहुत कुछ लूट के जाता है, साथ में नादिर शाह ने इसको भी बुला लेता है, सादत खान को, अपनी मतलब दिल्ली में, और बोलता है जब तू अपने ही मतलब जो मुगल तुम्हारे मुगल के अंडर तुम हुआ करते थे तुम उन्हीं की मदद नहीं करे तो तुम मेरे सगे कैसे होगे? तो तुम भी 20 करोड़ रुपए रैंसम के दो मुझे। उसको समझ नहीं आता कि मैंने तो एक तो मदद करी नादिर शाह की, अब ये मेरे से पैसे मांग रहा है। इस कारण आखिर में नादिर शाह के इन्वेजन के बाद वो सुसाइड से मर जाता है। कौन? सादत खान। समझ गए स्टूडेंट? अब देखिए उसके बाद कौन आता है अगला रूलर? सफदरजंग, 1739 से 54 तक। ये सक्सेसर सन इन लॉ होता है सादत खान का। इनिशियली रिकॉग्नाइज बाय नादिर शाह आफ्टर पेइंग, तो 2 करोड़ रुपए दे देता है नादिर शाह को ये। वीक मुगल एम्पायर होता है रंगीला अहमद शाह अपॉइंटेड हिम वजीर ऑफ द एम्पायर, कोल्ड नवाब वजीर बन जाता है ये, क्योंकि जो वीक मुगल एम्पायर थे रंगीला अहमद शाह थे तो उस टाइम पे वजीर बना दिया जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है नवाब वजीर। ये हिंदू नोबल को हाई ऑफिस इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेट जुडिशियल रिफॉर्म भी करता है और रिलीजियस इक्वलिटी को भी सपोर्ट करता है और हिंदू नोबल को भी सपोर्ट करता है ये। उसके बाद आता है सुजाउद्दौला। कौन आता है स्टूडेंट? सुजाउद्दौला 1754 से 1775 तक रहता है। ये सफदरजंग का सन होता है, इनिशियली रिकॉग्नाइज, नादिर शाह रिकॉग्नाइज करता है इनको भी। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी पार्टिसिपेट करता है। किसको सपोर्ट? अहमद शाह अब्दाली को सपोर्ट करता है, पढ़ चुके अपन। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा चुका हूँ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या किया हुआ था? इलाहाबाद और कारा सालम को देना पड़ा था, 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े थे और बलवंत सिंह को बनारस की जगह देनी पड़ी थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये चीजें पढ़ चुके अपन ऑलरेडी स्टूडेंट। अवध नोट एनेक्स नहीं किया जाता लेकिन बफर स्टेट में यूज किया जाता है स्टूडेंट। उसके बाद असफदौला आता है 1775 से 1797 तक और फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट कंट्रोल मतलब कैपिटल शिफ्ट किया जाता है फैजाबाद से लखनऊ में। कंस्ट्रक्टेड द 12 एम्बारा एंड पेट्रोनाइज आर्ट लिटरेचर को भी सपोर्ट करते हैं ये। असफदौला की बात हो रही है यहाँ पे। लेटर नवाब एंड ब्रिटिश टेक ओवर। आसिफ जहां मिर्जा लेट 18th सेंचुरी में 1801 में अवध को सब्सिडी लाइन साइड करवा ली जाती है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे और 1856 में वाजिद अली शाह के टाइम अवध को एनेक्स कर लिया जाता है। बोला जाता है कि इन्होंने मिस गवर्नेंस किया है माल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते। तो जो इनकी वाइफ थी
वाजिद अली की हजरत महल वो रिवोल्ट भी करते हैं स्टूडेंट। तो होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी स्टूडेंट। तो आज हमने क्या क्या कर लिया, अवध कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट, हमने हैदराबाद भी कंप्लीट कर लिया, एंड अफगान को भी पढ़ा हमने, और स्टार्टिंग हमने करी थी केरला से। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट।